नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में हार्दिक स्वागत है। आज से शुरू हो रहे एक नए धारावाहिक करोड़पति किराएदार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिर चलिए बिना देर किए धारावाहिक की शुरुआत करते हैं। कौन है किराएदार जिसके साइन से शेयर मार्केट हिल जाता है? वो आज एक कमरे की सीलिंग के लिए मकान मालिक की बातें सुन रहा है। आखिर कौन है एक करोड़पति किराएदार? अगर आपको ये धारावाहिक पसंद आए तो वीडियो के अंत में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर भेजें। तो फिर चलिए हम धारावाहिक की शुरुआत करते हैं। तो फिर आप लोग तैयार हो जाओ। आप करोड़पति किराएदार धारावाहिक का पहला एपिसोड देखने जा रहे हैं तो अपनी सीट बेल्ट बांध ले, कहीं आप हिल न जाए। रामवीर जो 55 वर्ष के हैं, उनकी कड़क मिजाज, पुरानी सोच, गांव के रसूखदार लेकिन फिलहाल आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सुमित्रा जो रामवीर की पत्नी है, उनकी उम्र 50 वर्ष है। रामवीर की पत्नी समझदार लेकिन अपनी साख को लेकर चिंतित रहती है। आर्यन जो अभी 22 वर्ष का है, जो रामवीर का बेटा है और वो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा है, जो जुगाड़ू और तेज दिमाग वाला लड़का है। ठाकुर साहब जो गांव के दबंग है, जिससे रामवीर ने कर्ज लिया है। एक अजनबी किराएदार जिसकी उम्र करीब 30 साल है, जो सूट बूट में है लेकिन उसकी में आंखों में गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। सुबह का समय हो रहा है। रामवीर हाथ में हुक्का लिए बैठा है और उनके चेहरे पर गहरी चिंता है। हवेली की जर्जर दीवारें जिनसे पेंट उखड़ रहा है, जो कभी इस परिवार की अमीरी की निशानी हुआ करती थी, आज वो बेकार हो रही है। रामवीर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए ऊंची आवाज में बोले, अरे सुनती हो सुमित्रा, अरे चाय आएगी या मैं आज भी कल की तरह बस धुआं ही पीकर रह जाऊंगा? सुमित्रा रसोई से बाहर आते हुए जो हाथ पोंछ रही हैं और बाहर आकर बोली, आ रही है चाय। क्यों सुबह सुबह पूरे गांव को इकट्ठा करने पर तुले हो? पता है न कि दूध वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया है। बड़ी मुश्किल से पड़ोस से आधा कप दूध मांगकर लाई हूं। तभी रामवीर गुस्से में बोले, पड़ोस से मांगकर? रामवीर सिंह के दिन इतने बुरे आ गए कि अब दूसरों के टुकड़ों पर हम चाय पिएंगे? और उस ठाकुर की हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत रोकने की? सुमित्रा ने कहा, हिम्मत रुपयों की होती है रामवीर, इंसान की नहीं। 5 लाख का कर्ज है, ऊपर से ब्याज। अगर अगले महीने तक इंतजाम नहीं हुआ तो ये हवेली भी हाथ से निकल जाएगी। तभी आर्यन फोन पर बात करते हुए आंगन में आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। आर्यन ने कहा, अरे माँ और बाबूजी, चिंता छोड़ो, मैंने इस हवेली की किस्मत बदलने का इंतजाम कर लिया है। तभी रामवीर ने कहा, तू क्या किस्मत बदलेगा इस हवेली की? शहर गया था पढ़ने, वहां से वापस आ गया, वो भी खाली हाथ। अब यहाँ बैठकर रील बनाएगा और तो कुछ कर नहीं पाएगा। आर्यन ने कहा, अरे नहीं बाबूजी, मैंने इंटरनेट पर अपनी हवेली के ऊपर वाले कमरे का विज्ञापन डाला था और हमें एक किराएदार मिल गया है। और जानते हैं आप किराया कितना देने वाला है? वो पूरे 50,000 महीने में देगा। रामवीर ने चौंक कर कहा, वाह बेटे, 50,000 एक कमरे का, वो भी इस गांव में? क्या वो पागल है या पुलिस उसे ढूंढ रही है? तभी आर्यन ने कहा, पागल नहीं है बाबूजी, बहुत अमीर आदमी लगता है। कह रहा था उसे शांति चाहिए, शहर के शोर से दूर पुरानी हवेली में रहना चाहता है। दोपहर का समय हो रहा था। तभी एक काली चमचमाती बड़ी गाड़ी हवेली के सामने रुकती है और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गाड़ी से एक शख्स बाहर निकलता है। उसने काला चश्मा पहना है और हाथ में एक भारी चमड़े का बैग लिए हुए था। तभी आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, नमस्ते सर, मैं आर्यन, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उस अनजान आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस हवेली की ऊंची मीनारों को गौर से देखने लगा, जैसे वो वहां पहले कभी आ चुका हो। फिर उसने अपनी नजरें रामवीर पर टिकती हैं। तभी रामवीर ने कड़क आवाज में कहा, अरे तुम्हारा क्या नाम है? अजनबी लड़के ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, लोग मुझे साया कहते हैं, लेकिन आप मुझे विराज के नाम से बुला सकते हैं। रामवीर ने कहा, यह कैसा अजीब नाम है, हमें क्या करना है तुम्हारे नाम से? खैर छोड़ो। और कहा, तुम्हारा सामान कहाँ है? विराज ने अपने हाथ के बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, बस यही है मेरा सामान, क्योंकि इसमें मेरी पूरी दुनिया है। शाम का समय हो गया था और विराज कमरे में अकेला था। वो अपना बैग खोलता है और कमरे की खिड़की से बाहर देखता है, जहां ठाकुर साहब के आदमी हवेली पर नजर रख रहे हैं। विराज बैग से एक पुरानी खून से सनी हुई सोने की चेन निकालता है और उसे गौर से देखता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ दिखाई देते हैं। विराज खुद से ही बुदबुदाते हुए बोला, मैं वापस आ गया हूं, उसी जगह जहां सब कुछ खत्म हुआ था। रात का समय हो चुका था और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सुमित्रा ने विराज के लिए खास खाना बनाया था। पूरा परिवार टेबल पर बैठा था और सन्नाटा इतना गहरा था कि चम्मच की आवाज भी सुनी जा सकती थी। तभी आर्यन सन्नाटे को तोड़ते हुए बोला, तो विराज भाई, आप करते क्या हैं? मतलब इतना पैसा और गांव में शांति की तलाश? मेरे को ये बात हजम नहीं हुई विराज भाई। तभी विराज ने कहा, मैं हिसाब किताब करता हूँ। आर्यन ने कहा, पुराना हिसाब जो सालों से अधूरा पड़ा है। तभी रामवीर ने कहा, कैसा हिसाब? क्यों, तुम मुनीम हो क्या? विराज मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी मुस्कान में डरावनापन था, और कहा, हाँ कह सकते हैं।
बस मेरा तरीका थोड़ा अलग है। तभी अचानक बाहर शोर सुनाई देने लगा। ठाकुर साहब अपने 4-5 गुंडों के साथ आंगन में घुस आए, जो हाथों में लाठियां और हथियार लिए थे। ठाकुर साहब ने कहा, अरे बुड्ढे बाहर निकल, आज महीने की आखिरी तारीख है, या तो पैसे दे या इस हवेली को मेरे नाम कर दे। तभी रामवीर बाहर आते हैं, उसके पीछे सुमित्रा और डरा हुआ आर्यन भी बाहर आते हैं। उधर विराज ऊपर की खिड़की से ये सब नजारा देख रहा था। रामवीर ने कहा, ठाकुर तुम अपनी मर्यादा मत लांघो, अपनी हद में रहो, ये रामवीर की हवेली है, किसी अरे गहरे की नहीं है। ठाकुर साहब ने कहा, तुम्हारी मर्यादा गई तेल लेने, ये ले कागज और ये रही स्याही, अंगूठा लगा दो वरना आज तेरे बेटे की दोनों टांगे यहीं तोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद गुंडे आर्यन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी सुमित्रा रोने लगती है। तभी ऊपर से एक शांत लेकिन गरजती हुई आवाज गूंजती है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि विराज की थी। विराज ने कहा, रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है ठाकुर। इतना कहने के बाद सब ऊपर देखने लगे हैं और विराज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता और उसके चलने की आवाज में एक अलग ही रौब है। ठाकुर साहब ने कहा, अरे रामवीर, ये कौन सा नया मेमना पाल लिया तूने? ठाकुर ने कहा, ए लड़के, तू बीच में मत आ वरना तू भी नाप आ जाएगा। विराज ठाकुर के बिल्कुल करीब जाकर बोला, कितने पैसे चाहिए तुझे, बोल। तभी ठाकुर साहब ने कहा, मुझे 5 लाख मूल और 2 लाख ब्याज, कुल 7 लाख चाहिए। ठाकुर ने कहा, तू अपनी जेब देख ले पहले, फिर बात करना। तभी विराज ने अपना वो चमड़े का बैग खोली और उसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। वो 7 लाख रुपए निकालकर ठाकुर के पैरों में फेंक दिया और पूरा परिवार और गुंडे सन्न रह गए। विराज ने कहा, ठाकुर ये अपना पैसा उठा और यहाँ से दफा हो जा, और याद रखना आज के बाद इस दरवाजे पर तेरी परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए। ठाकुर पैसा उठाते हुए जो डर और हैरानी से कहा, ठीक है ठीक है, देख लेंगे तुझे भी। ठाकुर के जाने के बाद रामवीर और सुमित्रा ने विराज के सामने हाथ जोड़ते हैं। रामवीर ने कहा, बेटा तुमने आज हमारी लाज बचा ली, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। विराज ने कहा, एहसान मत मानिए रामवीर जी, ये तो बस उस कीमत का एक छोटा सा हिस्सा है जो मुझे इस घर में रहने के लिए चुकानी है। इतना कहने के बाद विराज अपने कमरे में चला जाता है। रामवीर और सुमित्रा एक दूसरे को देखते हैं। सुमित्रा को अचानक कुछ याद आता है। सुमित्रा ने कहा, रामवीर तुमने गौर किया, उसने उस बैग से पैसे निकाले, लेकिन उस बैग के कोने में एक पुरानी तस्वीर भी थी। वो तस्वीर? रामवीर ने कहा, क्या हुआ, किसकी तस्वीर थी? सुमित्रा कांपते हुए बोली, वो तस्वीर तुम्हारे छोटे भाई की थी, जो 20 साल पहले इसी हवेली में कत्ल कर दिया गया था। और विराज की शक्ल, उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं। इधर विराज अंधेरे में बैठा हुआ था, उसने अपनी शर्ट उतार रखी थी और उसकी पीठ पर एक बड़ा सा निशान है, जैसे किसी ने जलते हुए लोहे से लिखा हो, गुनाहगार। तभी विराज फोन पर किसी से बात करते हुए बोला और कहा, काम शुरू हो गया है। रामवीर को लग रहा है मैं मसीहा हूं, उसे नहीं पता कि मैं यहां उसे बचाने नहीं बल्कि उसकी बर्बादी का गवाह बनने आया हूं। असली खेल तो अब शुरू होगा। विराज एक माचिस जलाता है और रामवीर की एक पुरानी फोटो को जला देता है। तो क्या होगा, क्या विराज रामवीर का बेटा है या उसका काल? जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ करोड़पति किराएदार धारावाही। अगर आप लोगों को यह धारावाही पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस न हो, और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। तो फिर आज लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए नॉलेज स्टोरीज यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।